अगले हिस्से में हम इस इशू पर बात करेंगे। जैसे पहले हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ने गिलगित बल्तिस्तान के तुलबा के मसाइल पर जब बात की तो उन्होंने वहाँ की मईशत, वहाँ की सियासत, वहाँ की सेहत, तालीम, बेरोज़गारी के मसाइल को कहीं ना कहीं इस पूरे खित्ते की आइनी खस्ताहाली से जोड़ने की कोशिश की। तो इस अगले मरहले में हम अपने तमाम मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि ये जिन प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी सियासी पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के सियासी सवाल के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो ये सवाल सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी में शुमार है, पीपल्स पार्टी का स्टूडेंट विंग, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे हैं अली अहमद बगोरो साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के सियासी सवाल के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मुस्तकबिल में करने के ख्वाहिशमंद है या इससे पहले कि वो चंद चीज़ों को मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये ज़िक्र करूँगा कि जब गिलगित बल्तिस्तान जो है एक आज़ाद था और गिलगित बल्तिस्तान को हमारे आबा व अजदाद ने आज़ाद कराने के बाद कुछ ही लोगों का गिरोह और कुछ ही लोगों ने वहाँ के लोगों से, कुछ लोगों से मुशावरत की और कुछ लोगों से नहीं की, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से इल्हाक़ किया हम लोगों ने। इल्हाक़ के बाद ये पाकिस्तान का 5वां सूबा भी डिक्लेयर नहीं हो रहा था और इसके और कोई पार्टी पाकिस्तान के अंदर दीगर पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है और भी दीगर पार्टी हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। लेकिन इस वक्त भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान की कुछ मसाइल को देख के वहाँ पे जाके अच्छा गंदम सब्सिडी के हवाले से जो मसाइल थे, इसके अलावा दीगर आवाम की जो मसाइल थे, इनके ऊपर सियासी तौर पर उसने तो वहाँ पर तजिया किया और जो मसाइल इनके ऊपर जो बेसिकली मसाइल थे इनको हल करने की कोशिश की। इसके बाद जब भुट्टो साहब की शहादत के बाद भी इसका मौक़िफ़ था गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा डिक्लेयर करवाना, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपनी गिलगित को आज़ाद बड़ी मेहनत और लगन से उस गिलगित को आज़ाद कराने के बाद बड़ी खुशी के साथ इन लोगों ने आके पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया था। तो अब पाकिस्तान को इसका 5वां सूबा डिक्लेयर करना ज़रूरी था। तो एक ही दम में एक गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाना एक पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल थे, क्योंकि दीगर पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दीगर बहुत सारे पार्टीज़ हैं, एक पार्टी एक फैसला नहीं ले सकती। लेकिन बहरहाल इनकी कोशिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान से पीपल्स पार्टी लगन और मेहनत मोहब्बत होने की वजह से, भुट्टो साहब की वहाँ के लोगों से मोहब्बत, बीबी साहब की वहाँ के लोगों से मोहब्बत होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर एक सूबे का पैकेज का ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक मौजूदा बिल्कुल सेटअप ही नहीं था, क्योंकि हम वैसे बस पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ हमने कर चुके थे, लेकिन हमारा वहाँ पे कोई पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का ज़ाहिरी तौर पर कोई मतन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन सॉरी तकी भाई, ये मेरा पॉइंट कंप्लीट करने थे, इसके बाद फिर अब आपकी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो ये हुआ, इसके बाद सूबे का पैकेज दिया गया। सूबे का पैकेज देने के बाद अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि बारहा ये चीज़ मैं बारहा अपनी उन चीज़ों में मैं डिक्लेयर करता बताता चला आ रहा हूँ कि कहते हैं कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का ऐसा कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं। बेज़ात खुद मेरा पर्सनल तौर पर ये है कि गिलगित का कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। गिलगित एक अलग है, अलग आज़ाद हुआ था, उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया है। हाँ, पीपल्स पार्टी ने एक आईनी सेटअप दिया है। देखो मेरी बात सुने कि गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर 1947 में जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद बेकौल आपके कि इसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। जब इल्हाक़ करने के बाद तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया ना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, लेकिन अगर आपके पास या पूरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास या किसी भी पार्टी, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, किसी भी पार्टी ये साबित कर दे कि कोई इल्हाक़नामा वहाँ की अथॉरिटी ने, जिस अथॉरिटी ने ये आज़ाद करवाया था, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद को आप बेस बनाते हो आप कहो कि इन्होंने इल्हाक़ कर दिया था। वहाँ पे कर्नल हसन खान है, वहाँ पे राजेश शारिस खान सदर था, उनमें से किसने इल्हाक़ कर दिया है। अब दूसरी बात, फिर इसको UN के साथ, कश्मीर के साथ बना के UN में ऐसे मुतनाज़ा बनाया गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये आपकी पीपल्स पार्टी समेत तमाम वफाकी पार्टीज़ जो गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक क्या राय रखती हैं इनके हवाले से, ये एतजाज़ हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आईनी सूबा नहीं बन सकता। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ का, गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा इलाका है, इसकी मुतनाज़ा हैसियत की वजह से दियाम और बादशाह डैम के लिए इंटरनेशनल तौर पर फंडिंग भी नहीं हो रही है।
गिलगित बल्तिस्तान को शोबा नहीं बनाया जाता। वजारत उमूर कश्मीर सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग, उसके बाद फरहतुल्लाह बाबर, हमसे जितना हो सकता था कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान को हम 5वां शोबा नहीं बना सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है, शोबा नहीं बन सकता। सियासतदान अवाम को गुमराह कर रहे हैं। लियाकत बलोच साहब, किसके? जमात इस्लामी। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट गिलगित बल्तिस्तान पे लागू नहीं होता, सेनेटर अरबाब सियाल खटक साहब, ठीक। और इसके बाद हफीज़ साहब का एक भी बयान है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का नहीं, कश्मीर का हिस्सा है। ये आपका सेक्रेटरी खारिजा का, आपकी इस्टेब्लिशमेंट का बयान, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान कौंसल और वज़ीर आला बेख्तियार हैं, चेयरमैन सेनेट कहता है, ठीक है। उसके बाद मसले कश्मीर की वजह से गिलगित बल्तिस्तान को शोबा नहीं बना सकते हैं, ये सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब है, ठीक है। और पिछले इंतखाबात में कश्मीर के अंदर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसले कश्मीर की वजह से हम इसको शोबा नहीं बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ख़त लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान को हम कोई शोबा नहीं बना सकते। अब इन तमाम इनकी मौजूदगी में, जबकि हमारा गिलगित बल्तिस्तान का मसला जो है ना, एक डिस्प्यूटेड मसला है, इसको पूरी दुनिया जानती है। अगर कोई ये कहे कि इसका कश्मीर डिस्प्यूट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल के मुताबिक ये गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमजद एडवोकेट साहब की सरबराही में मोबिलाइज करने के लिए तमाम तर सियासी, समाजी, माशी खुद मुख्तारियों का जिक्र करते हुए इन्होंने एक एक्टिविटी शुरू कर दी। इन्होंने तमाम मसाइल को फोकस करके वफाक को बताया कि ये हमारी महरूमियाँ हैं, और लास्ट में इन महरूमियों का जिक्र करते हुए इन्होंने क्या कहा कि हम पाकिस्तान का शोबा बनना चाहते हैं, इसको पाकिस्तान का शोबा बनाया जाए। अब एक इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक शख्स को किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में पथरी है, वो डॉक्टर के पास जाके अपनी किडनी की सारी तकलीफ दर्द बता के डॉक्टर साहब से पैरासिटामोल और पोंसटाइन की डिमांड कर रहा है। डॉक्टर साहब मना करने के बावजूद भी कह रहा है कि मुझे डिस्प्रिन दे दे। अब तमाम तर हुकूमत पाकिस्तान से आप वही मांगो जो उस हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार में हो, क्योंकि ये मसले कश्मीर की वजह से ये यूएन ये करारदादें पाकिस्तान की तरफ आपका। देखो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। ये कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले, कश्मीर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले। मेरा ख्याल है तकी साहब, मेरा ख्याल है इस वक्त आपकी राय आ चुकी है। इस वक्त हम अगर अली साहब को मौका दें कि वो आपने जो इनके मौक़िफ़, पार्टी मौक़िफ़ के रिस्पॉन्स में आपने जो हक़ाइक़ और दलाइल पेश किए हैं, उन पर हम इस वक्त इनका मौक़िफ़ ले लें और ये बताएं कि आपके पेश किए हुए दलाइल पर इनका क्या रिस्पॉन्स है। इस वक्त इनसे अगर हम मौक़िफ़ लें तो बेहतर होगा। जी अली साहब। अब देखें, सबसे पहले तो मैं तकी भाई की बात काटूंगा। सबसे पहले इसने क्या कि कश्मीर एक अलग हिस्सा है, कश्मीर के हवाले से भी डिस्कस किया। मैं ये सबसे पहले डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि कश्मीर, देखिए, जब हमने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया है, कश्मीर भी पाकिस्तान का एक कुछ ना कुछ अहम असासा समझा जाता है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आपने दोबारा से वही बात दोहराई कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ है। तकी साहब ने कहा कि इल्हाक का कोई डॉक्यूमेंट पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, जमात इस्लामी कोई पेश करे। क्या इल्हाक का कोई डॉक्यूमेंट है कोई? हाँ, इसके दलाइल और पूरे हर चीज़ के यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म साहब से आके मुलाकात के बाद गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का वो किया, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। देखो, बगैर डॉक्यूमेंटेशन की मौजूदगी में जिस तरह कश्मीर है मुतनाज़ हो सकता है। आइनी पैकेज मिलने पर इंडिया की खामोशी या चीन की खामोशी या दीगर ममालिक की खामोशी इसलिए होती है। ये शोबा बन सकता है जब पैकेज बनती है, पहले पैकेज नहीं बन सकता था। बादर तकी के कहने के मुताबिक इसने तो ये कहा कि पाकिस्तान इल्हाक नहीं हुआ। जब इल्हाक नहीं हुआ था तुम्हारा वजीर आला आप एक्सेप्ट करके बैठे हो, गवर्नर बना के बैठे हो, आप असेंबली बना के बैठे हो। आपने बड़ी अहम बात की है। यहाँ में पैकेज की शक्ल में जब बना के बैठे हो तो अभी आप इसको शोबे की तरक्की दे सकते हो। अगर शोबे की तरक्की जल्दी नहीं हो रही है तो वो इस वजह से नहीं हो रही है। आप अब समझे कि सबसे पहले आपको इल्हाक मिला है, इसके बाद आपको पैकेज मिला है, इसके बाद आपको शोबे में लाएंगे। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सी पैक है मौजूदा, ठीक है, सी पैक का मसला है कश्मीर। नहीं, अली साहब, माज़रत के साथ मैं यहाँ आपको रोकता हूँ।
देखें, आपने बात रखी जो कि बड़ी अहम बात थी। आपने कहा कि आईनी पैकेज दिए जाने पर हिंदुस्तान और चीन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स का नहीं आना इस इलाके की पाकिस्तान के साथ लेजिटिमेसी का सबूत है। तो ये आपकी ये बात मुझे काफ़ी वज़नी भी लगती है, लेकिन हम अगले हिस्से में दूसरे आपके इस मौक़िफ़ के ऊपर तनकीद भी लेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा, क्योंकि मैं आइनी सूरत हाल पर मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ISF के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं, यूनुस साहब से मैं मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। उसके बाद वापस तकी साहब के पास, आपके पास और दीगर हमारे इलाकाई तंजीमों के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनके पास भी इस आइनी मौक़िफ़ का सवाल लेकर हम जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यही सवाल पूछूँगा ISF के यूनुस साहब से। जी यूनुस साहब, आप ISF को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के आइनी सवाल पर आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। सर, देखा जाए तो आज से पहले जितनी भी पार्टीज़ वफाक में आई, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितनी भी पार्टीज़ आई हैं, जैसे पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया, पैकेज दे दिया। इसी चीज़ को मुस्लिम लीग नून ने आगे सस्टेन किया है। तो हमारी पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी, वहाँ से इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप हम करेंगे इलेक्शन में करके, वहाँ के लोकल लोगों को हम खुद मुख्तार बनाएंगे। वहाँ की जो पॉलिसीज़ बनेंगी वहीं पे ही बनेंगी और वहाँ के लोगों के लिए फैसले अच्छे होंगे। और हमारे पार्टी का ये मौक़िफ़ है, वहाँ पे जितने भी करप्शंस के जितने भी केसेस पहले हुए उनको हम इंशाअल्लाह ताला एहतसाब के अंदर ला के उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और खान साहब का भी ये मौक़िफ़ है और हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है। जितने भी आप थोड़ा सा मेरे सवाल पर दोबारा गौर करें कि हमने आइनी सूरत हाल पर पार्टी का मौक़िफ़ आपसे पूछा है। एहतसाब हाँ बिल्कुल आप करेंगे और दीगर मामला आप कहते हैं जैसे आपका क्लेम है वो देखा जाएगा जब आपकी हुकूमत आएगी। आइनी सवाल पे आपकी पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के आइनी सवाल पर क्या मौक़िफ़ रखती है? कुछ नेशनलिस्ट तंजीमें ये कहती है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आइनी हिस्सा नहीं है, जैसे कि तकी भाई ने पहले भी हमें कुछ न्यूज़ हेडलाइंस हमें दिखाएं। लेकिन जहाँ तक हमारा जो मौक़िफ़ है, जहाँ तक हमारी जो सोच है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आइनी सूबा बनेगा। जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम उनको खुद मुख्तार बनाएंगे और नेशनल असम्बली के अंदर उनको गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंटेशन देंगे और यूथ जितनी भी यूथ हुई उनको हम आगे लेके आएंगे और बिल्कुल कौमी असम्बली सेनेट में उनकी नुमाइंदगी दिलवाएंगे। इनायत साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला पाकिस्तान का यूनिलैटरल मसला नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये बायलैटरल मसला है। जिस तरीके से आप फाटा को सूबे के साथ मिला सकते हो, वफाक में अल्लाह के शामिल कर सकते हो, ये आपका अंदरूनी मसला है, ये कर सकते हो। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मसला चूँकि आपका बायलैटरल मसला है, इंडिया के साथ तनाज़ा है, UN में पहले से ये मौजूद है, आपने इतनी सारी करारदादें वहाँ पे वो पास किए हैं, लेकिन उन तमाम की मौजूदगी में आप इसको 5वां सूबा बनाकर कश्मीर कास को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम तर जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं बशमूल आपकी सियासी पार्टीज़ का, उनका ख्याल ये है कि इसको हम सूबा बनाकर 70 साल बाद अपने कश्मीर कास में जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है उससे विड्रा नहीं कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना एक मुतनाज़ा खित्ता है, उस मुतनाज़ा खित्ता को पाकिस्तान ने UN के अंदर जो हक खुदरादियत देने का और वहाँ के मुकामी लोगों को एक खुद मुख्तार सेटअप देने का जो वादा किया है उस वादे को पूरा कर दे। गिलगित बल्तिस्तान मैं आपको बताता चलूँ, देखिए कंप्लीट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जब आपको एक कश्मीर तरस का सेटअप मिलेगा और फिर वहाँ के लोग हम और आप मिल के फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ मिल के सूबा बनाना है, कश्मीर के साथ मिलना है, ये हम और आप तय करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान अगर पार्लियामेंट के अंदर माजरत के साथ एक लास्ट जुमला में आप अगर 2 मिनट दे देंगे तो पाकिस्तान कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपने आइन में तरामीम करके गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बना सकता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कश्मीर तरस की एक सेटअप होगी, वहाँ पे एक आज़ाद असम्बली होगी। तो हम एक करारदाद के जरिए अगर हम सब चाहें तो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहें तो एक करारदाद के जरिए हम शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से क्रीमिया ने अलग कर दिया, कोई मसला नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ आप रोकते हैं आप दोनों साथियों को।
आपने कहा आप सुबह बनाएंगे, बिल्कुल। जैसे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अली साहब ने भी यही कहा। नहीं, पीपल्स और पार्टी इनका- ने तो जो आईनी बिल्कुल, वहाँ मैं वहाँ पे आपका हुकूक मौका थे उनको नहीं समझ दिया। गया, लेकिन तकी साहब का कहना है कि कश्मीर कॉज को फिर कहाँ देखा जाएगा। तो इसी हवाले से हम अगले जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी राय लेते हैं। हमारे पास BSF के, ABM के और NSF के दोस्त हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी तंजीमें क्या राय रखती हैं इस हवाले से। तो आपका शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल पर जाहिद भाई, मैं आपसे मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। आइनी सूरत हाल पर जिस तरह दीगर पार्टियों ने गुफ्तगू की, आप एक इलाके की तंजीम है, एक इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर है कि आपकी तंजीम का कोई ना कोई मौक़िफ़ होगा, तो इस हवाले से आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। इनायत भाई बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। पहले तो ये कि हमारी स्टूडेंट तंजीम है तो इतना इन मामलात में जो है हमारी इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन ये है कि हमारा मौक़िफ़ ज़रूर है कि या तो हम पाकिस्तान के हिस्सा हैं, जैसा कि पाकिस्तान का आर्टिकल कहता है कि कोई जगह इल्हाक़ हो या कब्ज़ा हो, पाकिस्तान का हिस्सा ही है। अगर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो हमें वो बुनियादी हुकूक़ क्यों नहीं हासिल है। ठीक है। दूसरी बात ये करूँगा कि जो बेसिक नीड्स है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, वो तो आपको आलमी सतह पर भी और एक आपका एक नेचुरल राइट होता है। हक़ आज़ादी, हक़ खुद इरादियत, हक़ इज़हार राय, आपकी आज़ादी इज़हार राय, ये चीज़ें सल्ब हो रही है हमारे यहाँ। इन चीज़ों को जो है एक तरीके से कंट्रोल आपको दिया जा रहा है, कंट्रोल ब्लास्ट समझ लें। हमें इन चीज़ों की बराह रास्त और मुस्तकिल आज़ादी नहीं हासिल है। अभी इसी के एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अभी कुछ महीने पहले सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के एक मिली भगत समझे, सहाफ़त पर पाबंदी लग गई। आप अपनी आज़ाद जो है राय का इजहार नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर कहते हैं कि हाँ, अगर कश्मीर के मसले की वजह से या किसी और वजह से हमें पाकिस्तान में शामिल नहीं किया जा सकता, तो ठीक है, वजह फरमा रहे हैं आप ऐसा कीजिए, जो हमारा हिस्सा है कश्मीर, लद्दाख और कारगिल, वो वापस ला के दीजिए। जो आपने इतना सारा एरिया 1960s में अक्सार चंद जो है तिब्बत का एरिया आपने चीन को दे दिया है, वो ला के दे दीजिए, ठीक है। आज़ाद रियासत बनाना चाहें, हम आज़ाद रियासत बना लेंगे। तो इस हवाले से यही कहूँगा कि ये जो हमारी बेसिक नीड्स और बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो हुकूक़ हमारे हैं, उनको दें, या फिर जो है आप हमारी जो आज़ाद रियासत का जो आप एक सॉल्यूशन कहते हैं वो बना दें, तो हमारे लिए दोनों सूरतें कबूल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। और आपने जिस तरह से सूबाई हुकूमत की बात की, आज चूँकि हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के कोई अहदेदार यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि कराची में हमने कोशिश की कि हुक्मरान जमात के कोई नौजवान हमारे साथ इस सारे मामले में बैठ सके, लेकिन वो चूँकि मौजूद नहीं थे तो हम उनका मौक़िफ़ नहीं ले सके। लेकिन यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जी जी प्लीज़। यही आइनी हुकूक़ और हक़ की बात करूँगा, तो एक चीज़ जो दिल में चुभती है ना इनायत भाई, वो ये है कि अगर आप अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, भले से आप अलहदगी पसंद आवाज़ ना उठाएं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमें हक़ दो, तो हमारे अवाम को इस तरीके से डराया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि शेड्यूल 4 में आपका नाम आ जाएगा। क्या चीज़ है ये शेड्यूल 4? आप आवाम को सिर्फ दबाने के लिए कर रहे हैं। ये तो आपके सूबाई और वफाकी हुकूमत के हथकंडे हैं कि आप आवाम को दबाए रखें, वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ ना दिलाए। आपको बताया जाता है आपको नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू आपके अरेस्ट हो सकता है। अभी मैं आपको हालिया वाक़या सुनाऊँ, स्कर्दू में एक शोशा छोड़ा हुआ है कि 144 नाफिज़ है। बल्तिस्तान में 144 नाफिज़ क्यों है? क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको 144 नाफिज़ किया? और उसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन भी नहीं है। एक बंदा, एक आपका कमिश्नर, ज़िली डिप्टी कमिश्नर एक ऐलान कर देता है कि भाई आपके शहर में जो है इस वक्त 144 नाफिज़ है, तो उस 144 पे हमारे सादा लोग आवाम को इतना डराया जाता है कि वो अपनी ज़बान तक नहीं खोल सकते हैं अपने हुकूक के लिए। आपने ये जो बात छेड़ी, ये बड़ी अहम बात है कि आपने जिस तरह से बताया कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की डिमांड पर भी जो है पाबंदियाँ हैं। बिल्कुल। तो और ये हमने रिसेंटली देखा कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के आने के बाद ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा। गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़त पर भी पाबंदी हुई और दीगर जो हुकूक़ पर आवाज़ उठाने वाले लोग थे उन पर भी क्रैकडाउन हुआ। तो हम बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, हम समझते हैं कि कम से कम माशरे के अंदर बहस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हल नुकसानदा है, फ़ायदेमंद है, उस पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मिलकर बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी टॉपिक पर मैं रहीम खान साहब से मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। रहीम खान साहब, आप एक तलबा तंजीम है, आपका क्या मौक़िफ़ है गिलगित बल्तिस्तान की आइनी सूरत हाल पर? ज़रा आप इसको वाज़ा करें। देखें, ये एक बात हकीकत हमारी ये है कि हम एक मुतनाज़ा ख़ित्ता हैं, जिसका सबूत पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 1 खुद इसका सबूत है। उससे भी बड़ा सबूत हम अगर बैकवर्ड हम जाते हैं, उसका ये है कि मुआहिदा कराची,
दूसरा एक एग्रीमेंट हुआ था स्टील स्ट्रेन एग्रीमेंट जो महाराजा कश्मीर ने किया था, ठीक है। ये 3 ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी मुतनाज़ा हैसियत को बरकरार रखते हैं एक सबूत के तौर पे, ठीक है। अब इसका हल या इसकी हैसियत की हम बात करते हैं, इसके मल्टीपल फरीक्स हैं। एक तो पहला फरीक हमारा जो है गिलगित बल्तिस्तान खुद है, प्राइमरी जो हम जिसे कह सकते हैं, इसका फ़रीक है गिलगित बल्तिस्तान खुद। दूसरा हमारा फ़रीक है पाकिस्तान। बदकिस्मती से तीसरा फ़रीक है हमारा हिंदुस्तान, जिसका कोई डायरेक्ट अमल नहीं है, एक इंटरनेशनल एक सोर्स के थ्रू अपनी लॉबिंग के थ्रू वहाँ एक अपना इन्फ्लुएंस लाना चाहता है, जिसकी हमारी एक बदकिस्मती जिसे हम समझते हैं, जिसकी वजह से हम आज अटके हुए हैं। तीसरा हमारा फ़रीक है कश्मीर, भी एक हमारा फ़रीक है। ये हमारे मेन फ़रीक ये हैं। इसके अलावा हमारे दीगर हम इंटरनेशनली, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की एक जियोग्राफिकल स्टेटस ऐसी है कि जिस पे इंटरनेशनल एक पूरी दुनिया की एक नज़र पड़ी है, तो इंटरनेशनली हम इसका देखते हैं तो अमेरिका की एक सोच वहाँ पे मौजूद है। वो अपनी एक अजारादारी कायम करने के लिए एक सोच वहाँ पे अपनी एक इन्फ्लुएंस डालते हैं। वो भी एक फरीक खुद को समझता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फरीक समझता है। उधर से चीन अपना एक खुद को फरीक समझता है, क्योंकि उनकी एक कारोबारी एक जो जितना बड़ा सरमाया वहाँ से हो रहा है, चीन की पूरी सरमायादारी की दारोमदार जो है वो इसी खित्ते से होती है। आखिरी जो मैं फ़रीक जो समझता हूँ बदकिस्मती से हमारी, वो है हमारा वहाँ पे मज़हब का एक मज़हब भी एक बहुत बड़ा फ़रीक है हमारा। एक लॉबी ईरान की तरफ झुकाव है, वहाँ पे ईरान की एक लॉबिंग हो रही है, एक सऊदीया की लॉबी है, उनके अपने मुफादात हैं, ठीक है। इन सब के अपने अपने मुफादात की वजह से हम आज तक ये सफ़र हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले। हम क्या चाहते हैं हमसे कोई नहीं पूछता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम खान साहब आपके तज्ज़िये का। यही सवाल हमारे आखिरी मेहमान हैं, मैं इनसे पूछूं। साजिद साहब, आप ऑल बल्तिस्तान मूवमेंट के जैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये भी एक इलाके की तुलबा तंजीम है, एक इलाके को रिप्रेजेंट करती है, एक ख़ास इलाके को। तो आपकी तंजीम के अंदर इस हवाले से क्या सोचा जाता है? क्या कोई तंजीमी इसके ऊपर मौक़िफ़ मौजूद है कि आइनी सूरत हाल पर आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखें इनायत, अगर हम ज़रा हिस्ट्री की तरफ देखें तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी, वो आज़ादी कहें या बगावत, वो एक अलग कहानी है। बहरहाल आज़ादी हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना एक पॉलिटिकल एजेंट वहाँ भेजा। अब आप उस चैप्टर को अगर खोलेंगे तो ये बहुत तवील चैप्टर है और इसकी तरफ मैं इस वक्त जाना भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ बुनियादी चीज़ का जिस चीज़ का मैं इजहार करना चाहूँगा वो ये है कि पिछले 70 सालों से हम मुसलसल इंसानी हुकूक से महरूम हैं, आइनी हुकूक से हम महरूम हैं। और गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें कोई दो राय अब मौजूद नहीं है। यहाँ पर सियासी जमातें बहुत सारी मतलब डिप्लोमेसी कर रही हैं, कहीं कहीं पे वो कहीं सूबे का नारा लगाती हैं, कहीं वो आइनी अबूरी सूबे का वो नारा लगा रही हैं। अच्छा, कुछ वो पैकेजेस दे के शायद आवाम को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अलग चैप्टर है, एक अलग बहस है। लेकिन आइनी स्टेटस पे आने से पहले मैं एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा, वो ये कि बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान के हमेशा जुल्म व ज़्यादती का और महरूमी का शिकार रहा है। यानी पाकिस्तान के अंडर में होते हुए जुल्म व ज़्यादती का शिकार रहा है। लेकिन उसमें से भी अगर एक पैकेज दे दिया गया गिलगित को, एक पैकेज गिलगित बल्तिस्तान को एक पैकेज पिछले 2009 में दिया गया। अब उसके आने के बाद भी एक ख़ित्ता ऐसा है जो अब तक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, वो ख़ित्ता बल्तिस्तान है। बल्तिस्तान ख़ास तौर पर ये जो अब की जो हुकूमत है, इस वक्त जो इस दौर में जो हुकूमत है, उसकी नज़र में ये समझता हूँ कि बल्तिस्तान पे बिल्कुल भी ना उनका कोई नज़र है, ना उनकी कोई सोच है। बल्तिस्तान के हवाले को हमेशा वो डिस्क्रिमिनेट करते आए हैं और अब भी ये सिलसिला चलता आ रहा है। अगर याद हो तो किसी ज़माने में हैदर शाह रिजवी ने एक नारा लगाया था कि उधर तुम इधर हम। हो सकता है हमें भी ये फ्यूचर में नारा लगाना पड़े, क्योंकि इस वक्त जो हमारा वज़ीर आला है वो गिलगित तक महदूद हो गया, जो हमारा गवर्नर है वो हुंजा तक महदूद है। बल्तिस्तान को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बल्तिस्तान है। और अव्वल तो गिलगित बल्तिस्तान ख़ुद इंसानी हुकूक के जो है ना वो हक़ से महरूम है। फिर ख़ासकर बल्तिस्तान में जैसे दफ़ा अभी जहद भाई ने इसे जिक्र किया, दफ़ा के 44 नाफिज़ किया गया। तो ऐसी क्या सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है कि दफ़ा के 44 आपको नाफिज़ करना पड़ रहा है? ना वहाँ पे कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू है, ना कोई वहाँ पे सियासी मजहबी कोई ऐसा इशू है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। अव्वल तो ये बात मैं शामिल करना चाह रहा था। दूसरी बात आइनी हुकूक के हवाले से देखिए, हम ये समझते हैं कि हमारी बका, हमारी खुशहाली और हमारी प्रॉस्पेरिटी, यानी गिलगित बल्तिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान के साथ।
यानी पाकिस्तान में जो कुछ होगा उसका असर बिला वास्ता या बिलवास्ता गिलगित बल्तिस्तान पे पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान अपनी जगह आबाद रहे, खुशहाल हो, तरक्की करे, दिन रात जो है ना वो तरक्कियों की राह पे गामजन रहे। और इस राह पे गामजन रहते हुए हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा सेटअप गिलगित बल्तिस्तान के लिए हम मांगे कि जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। फ़र्ज़ करें अभी हम सूबे की डिमांड करते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं सूबे की तरह, जिस तरह बाकी जो 4 सूबों के जो राइट्स मिल रहे हैं वो राइट्स हमें भी मिले, हम ये चाहते हैं। लेकिन इसमें मुश्किल ये आता है, मसला ये आता है कि जब हमें सूबा बनाया जाएगा तो जो 70 साल पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए जो कुर्बानी दी है, क्या पाकिस्तान उस कुर्बानी को रायगा जाने देगा? अगर नहीं जाने देगा तो फिर कोई ऐसा आप सेटअप दे दें, कोई ऐसा आप लायामल तय करें कि जिसमें UNCIP के करारदादों को मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ुद मुख्तार रियासत दें जिसका अपना एजेंडा हो, जिसका अपना डंडा हो। तो हम इस पे बाकी तमाम गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी तंजीमें हैं और बल्तिस्तान मूवमेंट का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जो दीगर तंजीमें हैं, चाहे वो कौम परस्त हों या वो वफाक परस्त तंजीमें हों, स्टूडेंट को जो पार्टीज़ हैं, जो स्टूडेंट जो विंग्स हैं, उनके साथ हम मिलकर चल रहे हैं। और हम भी यही डिमांड करते हैं कि हमें कश्मीर तरह का कोई सेटअप दें कि जिसमें ना पाकिस्तान के लिए कोई मसला हो, ना हमारे खित्ते के ऊपर कोई इस तरह का मसला बने। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने बड़ी अहम बात की, मेरे ख्याल से इसको दोहराने की भी ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली की राह पे गामज़न हो, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली हमारी बदहाली पर मशरूत ना हो। मेरे ख्याल से इस बात पर यहाँ तमाम साथियों ने इसका जिक्र किया, तो ये बड़ी अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम अगले मरहले की तरफ प्रोग्राम के बढ़ते हैं और वहाँ पे एक अगला सवाल CPEC जो अभी प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर मुमकिन कैरियर के मौके क्या होंगे नौजवानों को, इस पर बहस करेंगे।